गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू बीएमएस नोखा। पिछली क्लास में हमने आवेश संरक्षण नियम व आवेश के क्वांटीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आवेशन की 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी वस्तु को 3 विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। नंबर 1 घर्षण द्वारा, नंबर 2 प्रेरण द्वारा, नंबर 3 चालन द्वारा। आवेशन की प्रथम विधि घर्षण द्वारा आवेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कार्यफलन। देखो बच्चों, कार्यफलन क्या चीज होती है? परिभाषा: किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए प्रति इलेक्ट्रॉन आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। ये एक वस्तु है और हमें इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं? देखो बेटा, लिखा है प्रति इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें इस वस्तु में से केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ये एक इलेक्ट्रॉन है और इस एक इलेक्ट्रॉन को हमें इस वस्तु से बाहर निकालना है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इस वस्तु को दी गई न्यूनतम ऊर्जा कि इस वस्तु को कम से कम कितनी ऊर्जा देवें ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से बाहर निकल जाए। ये क्या है? वो जो न्यूनतम ऊर्जा है ना, वो न्यूनतम ऊर्जा क्या है? उस वस्तु के पदार्थ का कार्यफलन। मतलब ये जो कार्यफलन है ये पदार्थ का गुण है और इसीलिए देखो नीचे लिखा है इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे बेटा 2 वस्तुएं हैं और दोनों का पदार्थ अलग अलग है। एक वस्तु मान लो तांबे की है और दूसरी वस्तु लोहे की है, तो तांबे वाली वस्तु का कार्यफलन कुछ और होगा और लोहे वाली वस्तु का कार्यफलन कुछ और होगा। ठीक है? अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक है ना, और कार्यफलन भी ऊर्जा है। अच्छा बेटा, अब देखो ये चीज मैं समझाता हूं तुमको। ये न्यूनतम ऊर्जा क्या है? सुनो, जैसे ये एक वस्तु है और हमारा टारगेट है कि ये इस एक इलेक्ट्रॉन को इस वस्तु से बाहर निकालना है। अब पहले मैंने क्या किया, इस वस्तु को 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैंने इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। फिर मैंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। 1.9 पे तो सफिशिएंट एनर्जी मिली नहीं थी, तो 1.9 पे इलेक्ट्रॉन बाहर आया नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो ये जो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये कार्यफलन नहीं है। कार्यफलन क्या है
कि कम से कम कितनी ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। देखो 1.9 पे तो आया नहीं था, लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो कार्यफलन है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, लेकिन ये कम से कम नहीं है। कम से कम 2 दी जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इसका क्या है? कार्यफलन है। समझ आई परिभाषा, है ना, कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। कितने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है? प्रति इलेक्ट्रॉन केवल 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। और केवल 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस वस्तु को कम से कम कितनी ऊर्जा देवें ताकि उस वस्तु में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो कम से कम दी गई ऊर्जा की मात्रा क्या है? उस वस्तु के पदार्थ का कार्यफलन। अलग अलग पदार्थ की वस्तुएं होगी तो उनका कार्यफलन भी अलग अलग होगा। अब एक चीज आप और समझो बेटा, देखो बेटा, ये 2 वस्तुएं हैं, एक है वस्तु ए, एक है वस्तु बी, ठीक है। इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमें वस्तु ए से भी 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, वस्तु बी से भी 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बेटा वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा, क्योंकि इसका कार्यफलन कम है। भाई इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। कम ऊर्जा देंगे तो ही वस्तु ए से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। लेकिन वस्तु बी में से अगर आपको 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ए के कंपैरिजन में बी को ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है यहां पे कि कार्यफलन जितना कम होगा ना, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना ही आसान होगा। अब हम पढ़ते हैं आवेशन की प्रथम विधि, जो है घर्षण द्वारा आवेशन। देखिए, जब 2 अलग अलग पदार्थ से बनी निरावेशित कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। हम 2 वस्तुएं लेते हैं, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। ये दोनों वस्तुएं निरावेशित है, मतलब वस्तु ए में 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। अब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो उदासीन हो गई। ऐसी वस्तु बी में मान लिया मैंने 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो वस्तु बी भी क्या हो गई? निरावेशित हो गई। अच्छा एक चीज और देखो, दोनों अलग अलग पदार्थ की होनी चाहिए। अलग अलग पदार्थ की क्यों लेते हैं? अभी पहले मैंने बताया था तुमको कार्यफलन। कार्यफलन पदार्थ का गुण होता है। अगर पदार्थ अलग अलग होगा तो कार्यफलन भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। तो दोनों का, वस्तु ए का पदार्थ और वस्तु बी का पदार्थ, दोनों का पदार्थ अलग अलग है, तो दोनों का कार्यफलन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो मान लिया मैंने वस्तु ए का जो कार्यफलन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वस्तु बी का कार्यफलन थोड़ा ज्यादा है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा बेटा, फिर इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा। अब रगड़ने पर क्या होता है? रगड़ने पर ये दोनों वस्तुएं गर्म होगी, गर्म होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इन दोनों वस्तुओं को ऊर्जा मिलेगी। मान लो इसे ऊर्जा मिल गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसे भी मिल गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों वस्तुओं से ही इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन का मतलब यही होता ना कि 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी क्या होती है?
कार्यफलन होती है। तो वस्तु ए का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वस्तु बी का कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और किसी भी वस्तु को सफिशिएंट अमाउंट में अभी एनर्जी नहीं मिल पाई है। तो हमने इन दोनों वस्तुओं को थोड़ा सा और रगड़ा, तो ये थोड़ी गर्म और हुई, थोड़ी ऊष्मा और उत्पन्न हुई, थोड़ी ऊर्जा और मिल गई वस्तुओं को। ठीक है, एक तो पहले मिली हुई थी, इसको एक और मिल गई, और मान लो इसको भी एक और मिल गई। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो गई बचा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी भी कितनी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अभी भी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली, लेकिन इसे सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, है ना। जैसे ही इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी, इसको अपने कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल चुकी है। ठीक है, तो इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या होगा बेटा? वस्तु बी में चला जाएगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन 5 थे, 5 में से एक निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। अच्छा, यहां 4 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। अब आप देखें, वस्तु ए में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु ए पर प्लस ही आवेश आ जाएगा। ऐसे वस्तु बी में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु बी पर क्या आ जाएगा? माइनस ई आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी कहानी को मैं ऊपर वाली वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग तुमको समझा देता हूं। देखो बेटा, क्या बोला है मैंने? जब 2 अलग अलग पदार्थ, ये 2 वस्तुएं हैं, दोनों का पदार्थ अलग अलग है। क्यों? पदार्थ अलग अलग होगा तो ही कार्यफलन अलग अलग होगा। से बनी निरावेशित वस्तुएं, ये दोनों निरावेशित थी, ये भी निरावेशित थी, ये भी निरावेशित थी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे दोनों में। ये कुचालक वाली बात अगली स्लाइड में मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु में से निकलकर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन किस में से निकला? ए में से। क्यों? क्योंकि ए का कार्यफलन कम था, 2 था। ठीक है, और ए में से निकलकर इलेक्ट्रॉन किस में गया? बी में, है ना। इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु में से निकलकर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं। उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा, और उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसका कार्यफलन अधिक होगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु पर धनावेश, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन दिया किसने है? वस्तु ए ने। वस्तु ए ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो इलेक्ट्रॉन दाता वस्तु पर क्या आएगा? धनावेश। वह इलेक्ट्रॉन ग्राही वस्तु पर समान मात्रा में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ये जो वस्तु बी है, इस पर ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, इस पर ऋणावेश। और एक चीज और देखो, समान मात्रा में, जैसे इस पर प्लस ई तो इस पर क्या आया? माइनस ई। जैसे वस्तु ए पर मान लो अगर 2 माइक्रोकूलाम आता है, तो वस्तु बी पर क्या आएगा? माइनस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब हम घर्षण द्वारा आवेशन के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो बच्चों, पहला उदाहरण है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर छड़ धनावेशित व कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। हम एक कांच की छड़ लेते हैं और एक रेशम का कपड़ा लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उस रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं। अब रगड़ेंगे तो क्या होगा कि कांच की छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में प्रवेश कर जाएंगे। तो कांच की छड़ पर तो क्या आएगा? धनावेश। और रेशम के कपड़े पर क्या आएगा? ऋणावेश। कांच की छड़ पर जितना धनावेश आएगा,
रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। ऐसा ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, स्केल को सूखे बालों से रगड़ने पर बाल धनावेशित व स्केल ऋणावेशित हो जाता है। हम स्केल को बालों से रगड़ते हैं, जब स्केल को बालों से रगड़ेंगे क्या होगा? बाल में से इलेक्ट्रॉन निकलकर स्केल में जाएंगे, तो बाल पर क्या आएगा? धनावेश, और स्केल पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। और बालों पर जितना धनावेश आएगा स्केल पर समान मात्रा में उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। घर्षण विद्युत में हमने यह पढ़ा था कि जो दोनों वस्तुएं हैं वो कुचालक होनी चाहिए। क्यों? देखिए यहां की पॉइंट में मैंने क्या लिखा है। घर्षण द्वारा धात्विक चालकों को सामान्यतः आवेशित नहीं किया जा सकता। जो धात्विक चालक होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह होता है आसानी से, उन्हें हम घर्षण विद्युत द्वारा सामान्य परिस्थितियों में आवेशित नहीं कर सकते, क्योंकि उनका आवेश हमारे शरीर में से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। जैसे मान लो मैंने एक तांबे की छड़ को घर्षण द्वारा आवेशित किया, अब वो तांबे की छड़ धात्विक चालक है, उसमें आवेश आ गया, और हमारा शरीर जो होता है वो भी चालक होता है, और चालकों में आवेश आसानी से प्रवाहित होता है। तो वो जो तांबे की छड़ है, उस तांबे की छड़ पर जो आवेश आएगा वो आवेश छड़ में से हमारे शरीर में आएगा, और हमारे शरीर से कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। क्यों? क्योंकि तांबे की छड़ भी क्या है? चालक। हमारा शरीर भी क्या है? चालक। तो छड़ में भी आवेश प्रवाहित होगा और हमारे शरीर में भी आवेश प्रवाहित होगा। हां, एक कंडीशन ऐसी भी है जब हम घर्षण द्वारा धात्विक चालकों को आवेशित कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि लेकिन यदि धात्विक चालक कुचालक हत्ते युक्त हो, जैसे कोई चालक तो है लेकिन उस पर कुचालक हत्ता लगा हुआ है और हम उस हत्ते को पकड़कर रगड़ रहे हैं, हत्ते को पकड़कर उस धात्विक चालक को रगड़ रहे हैं, रगड़कर उसको आवेशित कर रहे हैं, तो कुचालक हत्ते के कारण उस धात्विक चालक का आवेश हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा, और हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा तो पृथ्वी में भी नहीं जाएगा। आवेशन की द्वितीय विधि प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए इसके अंतर्गत क्या है। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के समीप लेकर आते हैं तो उस निरावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का व दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। देखो बेटा, इस चीज को अपन ऐसे समझते हैं, अभी इसका एनिमेशन तो आप लोगों ने इसके साथ साथ देखा ही है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, ये मान लीजिए एक निरावेशित वस्तु है, ठीक है। इसके पास में एक आवेशित वस्तु लेकर आऊंगा, ये आवेशित छड़ है और मान लीजिए इस छड़ पर ऋणावेश है, मैं इसके पास लेकर आया। देखो केवल समीप लेकर आना है ना। ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है, इन दोनों को आपस में संपर्क में नहीं लाना है, केवल समीप लेकर आना है। तो जब किसी आवेशित वस्तु को, यह आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के समीप लेकर आते हैं, इसको इसके पास लेकर गए, टच नहीं करवाना, केवल पास लेकर गए।
अब क्या हुआ, ये निरावेशित वस्तु, इस निरावेशित वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है, ऋणावेश, और छड़ पर भी क्या दिख रहा है आपको, ऋणावेश। तो इस ऋणावेशित वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो छड़ के ऋणावेश से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होकर इस एंड की तरफ, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हुए इधर चले गए, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई बेटा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है बेटा, माइनस। ठीक है, अच्छा इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा घट गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने से इधर कौन सा आवेश प्रेरित हो गया, धनावेश। अब आप देखो ऊपर वाली लैंग्वेज से इसको मिला लो। जब किसी आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु को किसी निरावेशित वस्तु के समीप लेकर जाते हैं, तो उस निरावेशित वस्तु के पास वाले पृष्ठ पर, ये पास वाला पृष्ठ है, पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का, विपरीत का मतलब इस पर माइनस है तो उस पर कौन सा, प्लस, वह दूर वाले पृष्ठ पर, ये दूर वाला पृष्ठ, समान प्रकृति का आवेश, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। ये हुआ बच्चों आपके प्रेरण द्वारा आवेशन। बच्चों अब इस की पॉइंट को समझते हैं। देखिए की पॉइंट में क्या लिखा है, एक आवेशित वस्तु हल्की निरावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखो इस लाइन को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग क्या है, आपको एक स्केल लेनी है और स्केल को बालों से रगड़ना है, और जब आप स्केल को बालों से रगड़ोगे तो क्या होगा, पहले बताया था वैसे ही बाल होंगे धनावेशित और स्केल हो जाएगी ऋणावेशित। फिर उस ऋणावेशित स्केल को आप कागज के निरावेशित टुकड़ों के पास लेकर के जाएंगे, तो प्रेरण के कारण वो जो कागज के निरावेशित टुकड़े हैं, उन टुकड़ों के पास वाले पृष्ठ पर धनावेश और दूर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। अब क्या होगा, स्केल तो है ऋणावेशित और कागज के टुकड़ों के पास वाले पृष्ठ पर क्या प्रेरित हुआ है, धनावेश। ठीक है, तो वो कागज के टुकड़ों के पास वाले पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो गया, तो वो धनावेश स्केल के ऋणावेश से क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, मतलब प्रेरण के कारण जो आवेशित वस्तुएं होती है वो हल्की निरावेशित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखो इसके आगे लिखा है, आवेशन का सही प्रमाण प्रतिकर्षण है न कि आकर्षण। हम इस बात को समझते हैं बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, जैसे आपको ये बोला जाए कि ये दो वस्तुएं हैं, ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, और इन दोनों वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही, तो क्या ये वस्तुएं आवेशित है क्या? तो बेटा देखो, आकर्षण बल लगने की तीन स्थितियां होती है। जो पहली स्थिति है वो ये है कि ये दोनों वस्तुएं निरावेशित है, ये भी निरावेशित है और ये भी निरावेशित है, फिर भी इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग सकता है। वो आकर्षण बल जो हमने 11th में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कि वस्तु ए भी निरावेशित है, वस्तु बी भी निरावेशित है, लेकिन इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा जो आकर्षण प्रकृति का होता है। ऐसे बेटा जो दूसरी स्थिति है आकर्षण बल लगने की, वो ये है कि ये वस्तु है, इस पर धनावेश है,
और ये दूसरी वस्तु है, इस पर ऋणावेश है और इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। ये हमने आवेश के गुणधर्म में पढ़ ही रखा है, ठीक है। तो ये आकर्षण बल लगने की दूसरी स्थिति कि जब दो वस्तुएं विजातीय आवेशित होती है तो भी उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अच्छा, आकर्षण बल लगने की तीसरी स्थिति और है कि एक वस्तु आवेशित है, उस पर धनावेश भी हो सकता है, उस पर ऋणावेश भी हो सकता है, और दूसरी जो वस्तु है वो हल्की और निरावेशित है। तो ये जो आवेशित वस्तु है ना, ये इस हल्की निरावेशित वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, ठीक है। तो दो वस्तुएं हैं और दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, तो क्या वो दोनों वस्तुएं आवेशित है? हम बोलेंगे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हम इस बारे में श्योर नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि दोनों आवेशित हो, इट मे बी पॉसिबल कि कोई एक आवेशित हो, और इट मे आल्सो बी पॉसिबल दैट दोनों ही आवेशित नहीं हो, क्योंकि आकर्षण बल तीन स्थितियों में लगता है। जब दोनों वस्तुएं निरावेशित होती है तो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। अच्छा, जब दोनों वस्तुएं विजातीय आवेशित होती है तो भी आकर्षण बल लगता है, और जब एक वस्तु आवेशित होती है और दूसरी वस्तु निरावेशित और हल्की होती है तो भी आकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल लगने पर हम इस चीज के बारे में श्योर नहीं है कि दोनों वस्तुएं आवेशित है। अच्छा, लेकिन अगर आपको यह बोला जाए कि ये दो वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तुओं के मध्य प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो क्या वे वस्तुएं आवेशित है? तो आपका उत्तर होगा 100%, 100% आवेशित है। दोनों वस्तुएं 100% आवेशित है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल तभी लगता है जब दोनों या तो धनावेशित हों या दोनों ऋणावेशित हों, ठीक है। ये दोनों अगर सजातीय आवेशित होगी, दोनों पर प्लस होगा या दोनों पर माइनस होगा, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। तो आवेशन का प्रमाण क्या हुआ, आवेशन का प्रूफ क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल लगने पर हम श्योर नहीं हैं, आवेशित हो भी सकती है, आवेशित नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रतिकर्षण बल लगेगा ना तो पक्का पक्का आवेशित है। तो आवेशन का प्रमाण क्या है, प्रतिकर्षण, न कि आकर्षण। समझ आ गई बात? अब है बच्चों आवेशन की तीसरी और अंतिम विधि, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। देखो बेटा इसके अंदर क्या है, जब किसी आवेशित चालक A को निरावेशित चालक B के संपर्क में लाते हैं, ये कोई आवेशित चालक ये कोई आवेशित चालक A, ये दूसरा है बच्चों ये आवेशित चालक, इस पर मान लो धनावेश है और चालकों में आवेश बाहरी पृष्ठ पर ही वितरित होता है। क्यों होता है ये मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में जाके समझाऊंगा। अभी आप लोग इसको याद रखेंगे कि चालकों में आवेश बाहर बाहर रहेगा। आवेशित चालक को किसी निरावेशित चालक के संपर्क में लाते हैं। ये जो दूसरा चालक B है ना, वो निरावेशित है, इसके संपर्क में लाना है, मतलब दोनों को पास में, दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, दोनों का भौतिक संपर्क होना चाहिए। या तो दोनों को सटा के पास में रख दो, है ना, या दोनों के बीच में एक पतला कनेक्टिंग वायर जोड़ दो। ठीक बात है। तो कुछ समय पश्चात चालक B भी आवेशित हो जाता है तथा चालक A पर आवेश की मात्रा पहले की तुलना में कुछ कम हो जाती है। जब हम इन दोनों को पास पास में लाएंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये चालक B भी आवेशित हो गया। थोड़ी देर बाद चालक B भी आवेशित हो गया। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। देखो बेटा, ये चालक A है,
ये चालक बी है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि चालक बी भी आवेशित हो गया है और चालक ए पर जो आवेश है ना वो पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? यह आवेशित क्यों हुई? इसका आवेश कम क्यों हुआ? यह मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा अच्छे से समझना, सुनना। यह चालक है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो फ्री टू मूव है, गति करने के लिए स्वतंत्र है जो, ठीक है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या है? ऋणावेश। और यहां पर क्या है बेटा? धनावेश। अब यह बात ध्यान रखना जो मैंने पहले लेक्चर में बताई थी तुमको कि जब भी आवेश का स्थानांतरण होता है ना, किसके रूप में होता है? केवल इलेक्ट्रॉनों के रूप में, ठीक है। तो ये जो वस्तु बी है इसके इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश है। ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चालक ए के धनावेश से क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हुए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर किस में चले गए? ए में। यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर किस में चले गए? ए में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना बेटा, चालक बी से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे यहां पर क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होने लग जाएगा। अच्छा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आएंगे? ऋणावेश, है ना। इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आए? ऋणावेश। तो ये वाला ऋणावेश इस वाले धनावेश को, ये वाला ऋणावेश इस वाले धनावेश को, ये वाला ऋणावेश इस वाले धनावेश को, ये वाला ऋणावेश इस वाले धनावेश को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहां पर धनावेश की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। और ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आवेशित हो जाएगा। समझ आ गई बात तुमको? ठीक है। नहीं आई है तो एक बार मैं वापस से आप लोगों को समझा देता हूं, एक बार आप अच्छे से देख लो इस चीज को, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कुछ लोग कि चालक ए का ही धनावेश बी में चला गया है ना, धनावेश का ट्रांसफर हो गया है। धनावेश का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है ना। ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉनों का। स्थानांतरण आवेश का जब भी होता है किसके रूप में होता है? इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। वापस आप देखना एक बार, ठीक है। अच्छे से समझो बेटा इस चीज को, बहुत ही अच्छी चीज है ये। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये चालक ए है जो आवेशित है, तो ये आवेशित है। मान लो जब किसी आवेशित चालक को, आवेशित चालक ए को निरावेशित चालक बी के संपर्क में लाते हैं, तो संपर्क में लाने का क्या तरीका बताया मैंने? संपर्क में लाने का तरीका मैंने बताया या तो दोनों को सटा के पास रख दो, और उनसे ज्यादा बेटर तरीका है दोनों के बीच में एक पतला चालक तार जोड़ दो। जोड़ दिया मैंने, दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा क्या होगा बेटा? इस चालक बी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चालक ए के धनावेश से क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और आकर्षित होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस चालक तार में से होते हुए चालक ए में चले जाएंगे, ठीक है। तो बी के इलेक्ट्रॉन चले गए ए में, बी के कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए ए में, तो बी में से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। और बी में से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बी पर कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉनों की कमी से कौन सा आवेश आता है यार? धनावेश, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे वैसे वैसे यहां पर धनावेश प्रेरित होता जाएगा। समझ आ रही बात? अच्छा बेटा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें आते जाएंगे, अब यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या आएगा बेटा? ऋणावेश। तो ऋणावेश आया, फिर ऋणावेश आया, फिर ऋणावेश आया, फिर ऋणावेश आया, है ना। और वो जो ऋणावेश आएगा वो जो पहले से धनावेश है उसको क्या करेगा? वो कम करेगा। तो ए पर धनावेश कम हो जाएगा, है ना, और बी भी क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। समझ आ गई अब तो, है ना। जब किसी आवेशित चालक ए को निरावेशित चालक बी के संपर्क में लाते हैं तो कुछ समय पश्चात चालक बी भी आवेशित होता है, ये भी आवेशित हो जाता है। कुछ समय पश्चात चालक बी भी आवेशित हो जाता है तथा चालक ए पर आवेश की मात्रा जो थी ना वो पहले की तुलना में थोड़ी सी क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा बेटा, जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है, ये जो आवेश इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहां पर धनावेश आ रहा है, यहां पर ऋणावेश आ रहा है, इस पर आवेश कम हो रहा है, ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों का विभव समान हो जाएगा, आवेश का जो स्थानांतरण है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये विभव क्या चीज होती है? तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमको चैप्टर नंबर 3 में। यहां आप केवल इतना ही जानो विभव के बारे में कि विभव वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर आवेश के तल को प्रदर्शित करती है। ठीक है। आवेश के तल को, विभव ज्यादा है तो आवेश का तल ऊंचा है, विभव कम है तो आवेश का तल नीचा है। बस इतना ही बहुत है यहां के लिए। बाकी विभव की ऑथेंटिक परिभाषा वैसे आप लोग 10th में भी पढ़ के आए हो, और हम लोग आगे जाके इसको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो आवेश का आदान प्रदान हो रहा है कि बी से इलेक्ट्रॉन निकलकर ए में जा रहे हैं, ये कब तक जाएंगे? जब तक इन दोनों का विद्युत विभव समान नहीं हो जाता। जैसे ही विभव समान होगा, ये जो आवेश का स्थानांतरण है वो क्या होगा? रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा बेटा, आगे देखो, आगे मैंने क्या लिखा है कि यदि दोनों चालकों का रूप व आकार समान हो तो उभयनिष्ठ विभव की स्थिति में दोनों पर आवेश की मात्रा भी समान होती है तथा कुल आवेश आधा आधा दोनों पर वितरित हो जाता है। जैसे बेटा इधर देखो, ये चालक ए है, ये है चालक ए, ये आवेशित है, ये आवेशित है, और मान लो इस पर 10 कूलाम आवेश है, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है। और ये दूसरा है चालक बी जो निरावेशित है, और ये दोनों का रूप और आकार समान है, दोनों गोल गोल है, ये भी गोला ये भी गोला, तो दोनों का रूप समान है, और जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या इसकी है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो दोनों का आकार भी क्या है? समान है। ठीक है। तो ये दो चालक है, दोनों का रूप भी समान है, दोनों का आकार भी समान है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ा। अब जोड़ा तो आवेश का आदान प्रदान हुआ, मैंने बताया था बी में से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाएंगे, आवेश का आदान प्रदान होगा। और आवेश का जब आदान प्रदान होगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? बी भी आवेशित हो जाएगा, और आवेश जब दोनों का विभव समान हो जाएगा, जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो आवेश का जो स्थानांतरण है ना वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा। ठीक है। अब आवेश का स्थानांतरण बंद हो गया। अब आवेश का स्थानांतरण बंद होने के बाद क्या होगा? जब आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा तो हम देखेंगे कि अब चालक ए पर कितना आवेश है, चालक बी पर कितना आवेश है। चालक ए पर मिलेगा 5 कूलाम और बी पर भी मिलेगा 5 कूलाम। दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है। ये दो चालक है, एक आवेशित है दूसरा निरावेशित है, दोनों का रूप और आकार समान है। फिर हमने दोनों के बीच में एक पतला चालक तार जोड़ दिया। इन दोनों चालकों के बीच आवेश का स्थानांतरण हुआ। आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा? जब तक दोनों का विद्युत विभव समान नहीं हो जाता, तब तक इन दोनों के बीच में आवेश का स्थानांतरण होगा। फिर जब विद्युत विभव समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा, और जब आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि दोनों का विभव तो समान है ही, एज वेल एज दोनों पर आवेश भी क्या है? समान है। जो कुल आवेश था, कुल आवेश कितना था? 10 कूलाम, वो दोनों पर आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और अगर बाय द वे ऐसा हो कि एक चालक बड़ा हो, जैसे ये एक चालक है, ये बड़ा है, और ये दूसरा चालक छोटा है, ये आवेशित है ना, ये वाला आवेशित है,
और ये वाला निरावेशित है। फिर मैंने दोनों को पतले तार से जोड़ दिया, आवेश का आदान प्रदान हुआ और आवेश का आदान प्रदान होने के बाद दोनों का विभव समान हो गया और आवेश का स्थानांतरण बंद हो गया। और आवेश का स्थानांतरण बंद होने के बाद मैंने देखा कि बी पर भी थोड़ा सा आवेश आ गया। फिर क्या हुआ बेटा, फिर क्या हुआ कि इस केस में, ये जो केस है इसमें विभव तो दोनों का समान होगा लेकिन आवेश समान नहीं होगा। आवेश किस पर ज्यादा होगा, बड़े चालक पर आवेश की मात्रा अधिक होती है, अन्यथा बड़े चालक पर। मतलब अगर रूप समान नहीं है, अगर दोनों का आकार समान नहीं है तो विभव तो बराबर हो जाएगा लेकिन आवेश बराबर नहीं होगा। बड़े पर आवेश ज्यादा होगा और छोटे पर आवेश कम होगा। अब बड़े पर आवेश ज्यादा क्यों होगा, इसके लिए वेट करो चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक आएगा बेटा विद्युत धारिता। धारिता का मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जो बड़े चालक होते हैं उनमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए बड़े चालक पर आवेश अधिक होगा और छोटे चालक पर आवेश कम होगा। हाँ, विभव यहां भी समान होगा, लेकिन यहां क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब दोनों का रूप और आकार समान होगा। अब दोनों का आकार समान है तो दोनों की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, दोनों की धारिता भी क्या है, समान है। अब जब दोनों की धारिता समान है तो दोनों बराबर अमाउंट में आवेश ग्रहण करेंगे, तो जो कुल आवेश होगा वो दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। विभव भी समान होगा, आवेश भी समान होगा। देखिए अब इस की पॉइंट में क्या बोल रहा है, समान रूप व आकार के दो चालकों ए व बी पर क्रमशः कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू आवेश है। ये दो चालक हैं, ये चालक ए है, ये चालक बी है। दोनों का रूप भी समान है, दोनों का आकार भी समान है। ठीक है, दोनों का रूप भी समान है, दोनों का आकार भी समान है। एक पर आवेश मान लीजिए कैपिटल क्यू है और दूसरे पर आवेश मान लीजिए स्मॉल क्यू है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करवा दिया। ये चालक ए, ये चालक बी, दोनों को अपन ने स्पर्श करवा दिया। ए और बी को स्पर्श करवा दिया तो कुल आवेश कितना हो गया बेटा, कुल आवेश हो जाएगा, देखो बेटा, इसका कैपिटल क्यू और इसका स्मॉल क्यू, तो दोनों को मिला दिया, पास पास में रख दिया है ना, चिपका दिया एक दूसरे से, तो कुल आवेश हो गया कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। फिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आवेश का आदान प्रदान हुआ। जैसे अभी मैंने चालन विधि में बताया था, वैसे इन दोनों के बीच में आवेश का स्थानांतरण होगा। कब तक होगा आवेश का स्थानांतरण, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। फिर आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर मैंने एक चीज और बताई थी कि जब दोनों का रूप और आकार समान होता है और आवेश का आदान प्रदान बंद हो जाता है, उस स्थिति में विभव तो समान होता ही है, एज वेल एज जो आवेश है वो भी समान होता है, और जो कुल आवेश होता है ना वो दोनों पर आधा आधा डिवाइड हो जाता है। जैसे वहां एग्जांपल था कि कुल आवेश एक पर था 10 कूलाम और एक पर था 0, तो कुल आवेश कितना हुआ 10 कूलाम, 10 + 0 10 है ना, और कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो गया, एक पर 5 दूसरे पर भी 5। यहां क्या है, ए पर क्या है कैपिटल क्यू, बी पर क्या है स्मॉल क्यू, कुल आवेश कितना हुआ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। फिर आवेश का आदान प्रदान बंद हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो दोनों का विभव तो समान है ही। विभव समान होने के साथ साथ दोनों पर आवेश भी क्या होगा, समान होगा, है ना, और जो कुल आवेश है ना वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, कुल आवेश आधा आधा डिवाइड हो जाएगा बेटा। ठीक है, जैसे यहां पर कुल आवेश कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, तो कुल आवेश आधा हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बटे 2 इस पर हो गया, और कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू बटे 2 इस पर हो गया। देखो बेटा क्या लिखा है यहां, देखो एक बार, समान रूप व आकार के दो चालक गोलों ए व बी पर, ठीक है, क्रमशः कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू आवेश है। यदि दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से स्पर्श करवाकर, कुछ समय के लिए एक दूसरे से स्पर्श करवाकर
अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक चालक पर आवेश कितना हो जाएगा? प्रत्येक चालक पर आवेश की मात्रा क्रमशः कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बटे 2, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बटे 2, कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बटे 2। जो कुल आवेश होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ना, ये आप याद रखना, ये वाली कंडीशन केवल तभी एप्लीकेबल होती है जब दोनों का रूप और आकार समान होता है। अच्छा, एक बात मैंने और बताई थी, वो भी मैं बता देता हूं। अपन ने पढ़ा था कि आवेशन की सर्वोत्तम विधि, आवेशन की सर्वोत्तम विधि कौन सी बताई थी मैंने? स्थिर विद्युत प्रेरण। यह आवेशन की सर्वोत्तम विधि है ना। घर्षण में भी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है और चालन में भी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। तो घर्षण वाली बात तो मैं बता चुका हूं, अब चालन वाली बात मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे ये चालक है ए, ये चालक है बी, अब दोनों को मैंने तार से जोड़ा तो इस तार में से होके ही तो आवेश प्रवाहित होगा ना, है ना। जैसे मैंने बताया था कि बी में से इलेक्ट्रॉन किस में गए? ए में। तो ए में इलेक्ट्रॉन हवा में उड़ के तो गए नहीं, इस तार में से होके गए। तो तार में इलेक्ट्रॉनों ने गति करी, तार में इलेक्ट्रॉनों ने गति करी, तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, तार में आवेश प्रवाहित हुआ और आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, है ना। जब तार में से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो 10th में पढ़ा था जूल का तापन नियम हमने, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक तार गर्म हो जाता है ना। तो जब इस तार में से होकर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जब इस तार में से होकर धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ये तार भी क्या होगा? गर्म होगा। और जब ये तार गर्म होगा तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी, है ना। तो घर्षण में भी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है और चालन में भी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए आवेशन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? स्थिर विद्युत प्रेरण। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि नहीं होती, नंबर 1, और आवेशन का सबसे आसान तरीका है नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम पढ़ेंगे आवेश का मापन।